कि महिला और पुरुष दोनों बराबर के हैं। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं को अपने साथ लेके चलना चाहिए। ये आपने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज जो है नहीं होनी चाहिए। जी, आप उसके विरोध में? जी, तो वो कहते हैं कि ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होते। मैं को लगता है कि 7 महीने बहुत हो गए किसानों को बैठे हुए, बहुत हो गए। और वार्ता जो है सरकार नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने एक बार भी नहीं मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, जी। क्योंकि मैं तो अपनी गुदड़ी को देख के ही पैर पसारता हूँ। दोस्तों नमस्कार, असली खबर में आपका स्वागत है। मैं विकास जांगड़ा लेकर हाजिर हूँ असली खबर। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र पार्षद से शुरू किया था। हाल ही में वो दोबारा से चर्चा में बने हुए हैं। उसके पीछे की वजह हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ हैं पालाराम सैनी जी। सैनी जी, आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार भाई साहब। सैनी जी, पिछले 2-3 दिन से आप शहर में चर्चा का विषय हैं जी। उसके पीछे आपका एक इंटरव्यू है, उस पर भी हम आएंगे। उससे पहले हमने आपका फेसबुक चेक किया, उसमें आपने 2 जून को एक पोस्ट डाली, उसमें लिखा कि आप चेयरमैन पद के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो ड्रा हुआ उसमें सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई, तो ऐसे में क्या माना जाए कि आप पीछे हट रहे हैं इससे? अभी जो पंचकुला के अंदर हरियाणा प्रदेश की सभी नगर परिषद और नगर पालिकाओं का जो ड्रा निकला है, कैथल के अंदर महिला जर्नल महिला का जो ड्रा निकला है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मन में खुशी भी है, क्योंकि आज मेरी अपनी सोच है कि महिला और पुरुष दोनों बराबर के हैं। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं को अपने साथ लेके चलना चाहिए। तो महिला का जो ड्रा निकला है, मैंने लगभग 2 महीने पहले, थोड़ा सा आभास तो आदमी को होता ही है, अगर कहीं भगवान में विश्वास करता आदमी, तो मुझे डाउट था कि महिला सीट हमारी हो सकती है। तो मैं और मेरी घरवाली, हम दोनों 2 महीने से हल्की फुल्की तैयारी कर रहे थे, जैसे वार्डों में जाना, कई लोगों से मिलना। मेरा अपना स्कूल है, उस स्कूल के अंदर कुछ लोगों को बुला के, कुछ महिलाओं को बुला के उनसे, जैसे मेरी मैडम ने सिलाई सेंटर के बारे में उनको बताया कि आप सिलाई सेंटर में जाया करो, सिलाई सीखा करो, अपनी बेटियों को सिलाई सिखाओ। मतलब ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम थे हम लगभग 2 महीने से हम लोग कर रहे थे। तो अभी मैं अपने परिवार से विचार विमर्श करके हमने निर्णय लिया है कि हम कैथल से चुनाव लड़ेंगे। जिस समाज से मैं आता हूँ, मैंने मेरे समाज के गणमान्य जो व्यक्ति हैं, जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं मेरे समाज के, उनसे भी मैंने डिस्कस करी है। वो तो खैर ऑलरेडी मुझे पहले ही बोलते हैं, पहले ही उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है कि पालाराम जी, आप साधन संपन्न हो, आपके अंदर काम करने की क्षमता है, आपके पास समय है, आपके विचार अच्छे हैं, आप आगे आइए, समाज आपके साथ है, पूरा शहर आपके साथ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, 2000 में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा। अम्बाला रोड पे देबन वाली गामड़ी है, देबन वाली गामड़ी में उस वक्त 100 कुछ वोट थी, और वो वोट मेरे जो जाट भाई हैं, जाट समाज की वोट थी। मैं 7 बजे उठता था, वो भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई मेरे को घर से उठाते थे आके कि पालाराम जी चलो वार्ड में वोट मांगने चलते हैं। तो जब मैं 2000 में पार्षद बना, तो मैं देबन वाली गामड़ी का शुक्रिया करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन लोगों ने सबसे पहले, मेरी गामड़ी से पहले उन लोगों ने बीड़ा उठाया मेरे को नगर पार्षद बनाने का। उसके अंदर कई साथी थे, जैसे आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे भाई वेदपाल जी थे, हमारे ताऊ चंदाराम जी के लड़के। तो चंदाराम जी एक बहुत बढ़िया व्यक्ति थे और किसान यूनियन से जुड़े हुए थे चंदाराम जी। तो इस तरह से विजेंद्र है और साथी बहुत हैं। तो वहाँ जो मेरे जाट भाई थे देबन वाली गामड़ी के, मैं उनका आज भी शुक्रगुजार हूँ और मैं सदा उनका आभारी रहूँगा। और आज भी वो गामड़ी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। इसी तरह से पूरे शहर के अंदर 36 बिरादरी के जो लोग हैं मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि जो मेरी सोच है, मेरी सोच
एक हटके है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक घर के अंदर दीप जगे, चाहे कोई भी व्यक्ति है। जब पूरे घरों के अंदर, पूरे कैथल के अंदर दीप जगेगा तो पूरी रोशनी होगी, उस रोशनी का मजा ही कुछ होगा। तो इन विचारों के साथ मैं अपनी जिंदगी और अपनी दिनचर्या को बिताता हूं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरा अपना निजी स्कूल है मूनलाइट पब्लिक स्कूल। 2014 में मैंने लेके 2015 में मैंने स्कूल को शुरू किया। 2015 से लेके और अब तक मेरे पास किसी वर्ष में 250, किसी वर्ष में 300, किसी वर्ष में 350 बच्चे रहे, जिनमें से मैंने लगभग 30, 35, 40 बच्चों की फीस माफ करी। मैंने उन बच्चों को वर्दी भी दी। और अब पीछे कोरोना के अंदर तो मैंने 6 महीने की फीस माफ करी, और अब की बारी मैंने 2 महीने की फीस माफ करी। तो अलग अलग नेताओं ने मुझे साधुवाद भी दिया, तो मैं उन नेताओं का भी ऋणी हूं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने मेरे को मेरा हौसला बधाई करी। तो मेरे जो विचार हैं, मेरी जो सोच है, आपने क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग की नगर परिषद की चेयरमैनी को लेके, तो मुझे कोई लालच नहीं है, ना मुझे सत्ता का लालच है, ना मुझे पैसे का लालच है। भगवान का दिया हुआ आज के समय बहुत कुछ है। मेरे ऊपर बाबा श्याम खाटू महाराज का आशीर्वाद है, जिनका मैं भगत हूं, जिनकी मैं प्रार्थना आराधना करता हूं, पूजा करता हूं। उनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। तो जो स्कूल की मैं बात कर रहा था, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मैं बाबा साहब की बात को आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि जो व्यक्ति पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, एक समय था जब महिलाएं पढ़ती नहीं थी, तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष करके महिलाओं के लिए पढ़ाई के रास्ते खोले। तो आज जो हमारी बहनें हमारी बड़ी राजनीति के अंदर हैं, या आईएएस हैं या आईपीएस हैं, वो महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले की ही देन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करूंगा, हमारे बीच में ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे देवी, ऐसे ऐसे देवता, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। जैसे मैं बात करूंगा अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन जी महाराज ने कहा था कि अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आता है तो हमें उसे 1 रुपया और 1 ईंट देनी चाहिए, ताकि वो बराबर में हमारा खड़ा हो जाए आके, और उसका भी मकान बन जाए। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को, ऐसे ऐसे महानुभावों को मैंने पढ़ा है, उनकी जीवनी में पढ़ता रहता हूं। तो मेरे तो ऐसे ही विचार हो रही हैं। वो कहते हैं कि जैसे आप मॉल में बैठोगे, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पड़ता है, तो मैं ऐसे व्यक्तियों के बीच में, ऐसे महापुरुषों की जीवनियों को मैं पढ़ता रहता हूं। जैसे सर छोटू राम ने कहा था कि भाई अपने को पहचानो, अपना कौन है, पराया कौन है। तो मैंने उनको भी पढ़ा है। तो मैं एक किसान भी हूं, मेरे पास भी एग्रीकल्चर जमीन है, तो मैं किसान का बेटा भी हूं। तो मेरे विचार हैं कि हमें अपने जो महापुरुष थे, चाहे वो अग्रसेन महाराज थे, चाहे अंबेडकर जी थे, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले थे, चाहे अपना छोटू राम जी थे, तो उन महापुरुषों के विचारों को जान के, उन महापुरुषों के विचारों को पढ़ के तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और प्रत्येक समाज को साथ लेके, कभी कोई समाज नहीं गलत होता, व्यक्ति गलत होता है। हर समाज के अंदर एक देवती रूप के व्यक्ति बैठे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही बताना चाहूंगा कि सबका भला हो, सबके भले में ही हमारा भला है। जिस तरह से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज मैं बात करूं भारत की, हिंदुस्तान की बात करूं, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आज हिंदुस्तान का जो नाम है, भारत का जो नाम है, बड़े मान और सम्मान से लिया जा रहा है। तो मेरी ऐसी सोच है, ऐसे मेरे विचार हैं। जी पहलवान जी, तो काफ़ी लंबा हो गया परिचय आपकी ओर से, हालांकि कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश करी सब चीज़ों को समेटने की, बहुत अच्छा। तो सवाल ये था कि चेयरमैन का इलेक्शन की आप तैयारी कर रहे थे जी, ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि आपकी धर्मपत्नी जी जो हैं इस उसमें आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इलेक्शन होगा। हाँ जी। तो एक बेसिक सवाल जो है वो हमेशा पूछा भी जाता है और अभी पूछा भी जाना चाहिए मेरे ख्याल हाँ से, जी, कि जैसे ही मान लीजिए कोई महिला बनती है जी, उन पर कोई पद आ जाता है, पीछे से जो है
पूरा परिवार जो है, महिला पीछे रह जाती है और परिवार आगे आ जाता है। जैसे आप सक्रिय हैं, तो क्या माना जाए कि पालाराम जी का उस पर प्रभाव रहेगा जब मान लीजिए चेयरमैन चुन ली जाती हैं? छोटे भाई, आपने जो ये क्वेश्चन किया बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे जो अपने निजी विचार हैं, मेरी घरवाली चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव के समय में उनकी सपोर्ट करूंगा। जब भगवान के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से वो नगर परिषद की चेयरमैन बन जाती हैं, तो मैं उनको सुझाव दूंगा। हम दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे सभी लोगों से कि हमें काम कैसे करना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी पावर है, उसके अंदर मुझे दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो मेरे से भी अच्छा काम करें, तो मेरी सोच है। मैंने तो पहले ही बोला स्टार्टिंग में कि महिलाओं को जिस घर में, जिस देश प्रदेश में महिलाओं की इज्जत है, वही घर, वही परिवार, वही आदमी, वही इंसान आगे बढ़ता है। तो ये ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप चेयरमैन चुन ले जाते हैं, तो शहर के लिए ऐसा क्या एजेंडा होगा जो पालाराम जी या पालाराम जी का परिवार जैसे लेकर आएगा? शहर के एजेंडे की आपने बात करी है, मैं पहले भी जो साथी मेरे पास आए हैं उनके चैनल के माध्यम से बताया कि मैं कैथल में पैदा हुआ, मेरे फादर दादा कैथल में पैदा हुए। तो कैथल की जो भौगोलिक स्थिति है, कैथल का जो सिस्टम है, मुझे पता है। मेरी 51 साल की एज हो गई है, तो यहीं पे पड़ा बड़ा, कबड्डी का मैं खिलाड़ी रहा, घूमना फिरना रहता था, हर वार्ड में जाना रहता था। एक समय ऐसा था जब 8 गेटों के अंदर शहर था। खैर उस टाइम हमें तो पता नहीं है, दादी जी हमारे बैठे हैं हमारे बीच में, हम सौभाग्यशाली हैं, दादी मेरे 100 साल के होने वाले हैं, वो हमें बताते हैं सब कुछ कि बेटा यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, सब कुछ बताते हैं। वो बड़ा आनंद आता है उन बातों को सुनने के लिए, बड़ा उत्साहित होते हैं कि दादी के पास बैठ के। एजेंडा क्या रहेगा एजेंडा में? तो एजेंडे पे ही आ रहा हूं मैं। तो कैथल के अंदर समस्या है जो सबसे बड़ी आज, पानी की। ठीक है। पानी की समस्या, पानी अगर इंसान को स्वच्छ और शुद्ध मिलता रहे तो आदमी बगैर खाए पिए पानी के साथ 6 महीने गुजार सकता है। कैथल के अंदर जितना भी हमारी आउटर बस्ती है या पुराना शहर है, उनके अंदर पानी की बड़ी समस्या है, पीने का पानी अच्छा नहीं है। तो अगर भगवान के आशीर्वाद से और जनता के सहयोग से हमें कैथल नगर परिषद की जिम्मेवारी मिलती है, तो चंदाना जो गांव है, चंदाना गांव हमारे से 5 किलोमीटर है, वहां को एक बड़ी नहर गुजर रही है। तो उस नहर के पास हम 10 बड़े या 15 बड़े समर्सिबल लगा के पाइप से जितने बूस्टर हैं कैथल में, उनसे हम जोड़ देंगे। सुबह शाम हमें पानी मिलेगा, गर्मियों में हमें ठंडा पानी मिलेगा और सर्दियों के अंदर हमें नवाया, जिसको हम गर्म पानी बोलते हैं, वो मिलेगा, और बिसलेरी से भी बढ़िया पानी मिलेगा। कैथल वासी अपने अपने आरओ को उतार के बिदक्यार में फेंक देना, ऐसा पानी कैथल को मिलेगा। क्योंकि नहर के पास, मैं एक जिम्मेदार का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, नहर के पास जो भी ट्यूबवेल लगता है उसका कभी चोया डाउन नहीं होता, क्योंकि नहर रिश्ती रहती है। तो इसीलिए मतलब मैंने पानी की बात करी। 8 जो हमारे गेट हैं, इन 8 गेटों का दोबारा से जीर्णोद्वार करके और इनके अंदर कैमरे फिट किए जाएंगे नगर परिषद की तरफ से, ताकि बाहर से अंदर से आने जाने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर निगाह रखी जा सके नगर परिषद के द्वारा कि हमारे शहर के अंदर कौन आदमी एंट्री कर रहा है। अच्छा, शिक्षा का भी कुछ एजेंडा रहेगा? जिस तरीके से आपका शिक्षा का बैकग्राउंड है पूरा, कल हमने पूर्व जो है हमारी चेयरपर्सन रही उर्मिल कोलिया जी से भी बात करी, उन्होंने कहा कि उनका एजेंडा शिक्षा प्राथमिकता है, उनकी शिक्षा लेकर आएंगी। आपका तो स्वयं शिक्षा का ही जो है पूरा क्षेत्र है, आप स्कूल चला रहे हैं जी, ठीक है। और पिछले कोरोना काल में शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है ज़रूरत काम करने की, तो शिक्षा का कोई एजेंडा नहीं है? आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा मैं। शिक्षा को लेके जो मेरे माइंड के अंदर अपनी सिटी को लेके अनगिनत योजनाएं हैं, ऐसी कोई बिरादरी, ऐसा कोई समाज नहीं है कि जिसके पास अपनी धर्मशाला नहीं हो। तो मेरा अपना विचार है कि उन धर्मशालाओं के अंदर मैं अपने साथियों के साथ मिलके हर धर्मशाला के अंदर, जिस कम्युनिटी की धर्मशाला है, जिस समाज की धर्मशाला है, मैं उसके अंदर लाइब्रेरी खुलवाऊंगा। लाइब्रेरी खुलवा के वहां पे बैठ के बच्चे पढ़ेंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक शिक्षा आएगी और हमारे शहर के अंदर
हमारे जितने भी समाज हैं सबके अंदर जागृति आएगी। मेरी जो डायरी है, जो मेरा एजेंडा है, मैंने उसमें लिखा हुआ है कैथल शहर के अंदर, कैथल सिटी के अंदर जितनी भी धर्मशालाएं हैं उनके अंदर आज धर्मशालाओं का अनयूज है, कोई यूज ही नहीं है। उन धर्मशालाओं को हम लाइब्रेरी के अंदर तब्दील कर देंगे। ठीक है, आपने समाज की बात करी और इससे पहले भी जब आप एक किस्म से मोनोलॉग पे थे तभी भी आपने समाज का जिक्र किया था। पिछले इंटरव्यू में भी आपने किसी जाति का नाम लिया और समाज के तरीके से नाम लिया। तो समाज में ये है कि जैसे आप नरेंद्र मोदी जी में आस्था रखते हैं, ठीक है, संघ में मुझे नहीं पता कितनी आस्था रखते हैं, लेकिन संघ का और मोदी जी का सपना है जो माना जाता है कि वो जातिगत व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, और संघ का आदर्श भी यही है कि जाति ना रहे। आप जिस तरीके से जाति की बात कर रहे हैं तो जाति को उभार मिल रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा, व्यक्ति जब स्टेज पे बोलता है ना तो वो कहते हैं कि ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होते, ठीक है ना जी। तो जिस जाति में व्यक्ति पैदा होता है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो चीज़ तो रहती है। आपने बात करी, संघ की बात करी, मोदी जी की बात करी। देखो, हमारे देश के अंदर जो संघ है, आरएसएस है, वो आज राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। नहीं, वो जाति का विरोध करता है, जाति, ठीक है, जाति प्रथा, जाति व्यवस्था का संघ जो है, और चाहता भी नहीं किसी भी तरीके से जाति जो है उभार ले या जाति बनी रहे, ठीक है। आप जैसे बात कर रहे हैं जिस तरीके से, तो उसमें दोबारा से ऐसा लगता है कि जाति को मिल रहा है। पिछले दिन राजकुमार सैनी को भी देखा गया, उन्होंने भी हरियाणा में एक किस्म से जातिवाद को उभारा है, ठीक है। तो आप संघ से और मोदी जी के एजेंडे से फिर कैसे मेल खाएंगे? नहीं, मैं तो मोदी जी और संघ की दोनों की मतलब दोनों का फैन हूं, और दोनों की मैं कहता हूं कि संघ और मोदी जी मिलके एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो जातियों में तो हमें रहना पड़ेगा। जो जाति बंधन है, 6000 से भी ऊपर हमारे देश के अंदर जातियां हैं, तो जाति के अंदर तो हमें रहना पड़ेगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात और कहने जा रहा हूं, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर अब जो नई युवा पीढ़ी है उसमें हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, किसी और के बच्चे भी हो सकते हैं, जो ये इंटरकास्ट मैरिज चली हुई है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब तक माँ बाप की गवाही नहीं होती तब तक शादी नहीं होनी चाहिए। और एक हरियाणा सरकार को, हमारा हरियाणा प्रदेश है, हम देसी लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं, एक ऐसा कानून भी बनाना चाहिए कि जाति की बेटी जाति में ही जाए। अगर कोई सैनी समाज की बेटी है वो सैनी समाज में जाए, तो अगर वो राजपूत समाज की बेटी है राजपूत समाज में उसका रिश्ता होना चाहिए। मतलब आज हम हैं कहाँ पे, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। बाद में झगड़े होते हैं, बाद में लड़ाइयाँ होती हैं, ये कुछ नहीं, ये थोड़े से दिन का एक ड्रामा होता है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो समाज के साथ ही हमें चलना चाहिए। और समाज एक बहुत बड़ी ताकत है। समाज से पहले हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र बहुत बड़ी ताकत है। जिस तरह से आज राष्ट्र के लिए संघ की बात करूं मैं, मोदी जी की बात करूं, वो काम कर रहे हैं। राष्ट्र की आपने बात करी और जाति की आपने बात करी, आपने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज जो है नहीं होनी चाहिए जी, आप उसके विरोध में हैं। जी। और आपने फिर राष्ट्र की बात करी कि राष्ट्र भी है जी। आपको लगता है राष्ट्र एक ही जाति से तो नहीं बना? राष्ट्र अनगिनत जातियों से बना हुआ है। मैंने बताया कि 6000 से कुछ जातियां, 6000 से ऊपर जाति हैं। तो हमें अपनी जाति के अंदर रिश्तेदारियां करनी चाहिए, ठीक है जी। अब हम शादी करते हैं, मैं कार्ड तो 3000 4000 में अपने बेटे की शादी करूँ, हो सकता है मैं 20,000 कार्ड बांटूं। तो कार्ड की कोई ये सीमा नहीं होती कि मुझे इस जाति को देना, इसको नहीं देना। वो तो हमें सबको देना चाहिए और सबको हमें बुलाना चाहिए, 36 बिरादरी को बुलाना चाहिए। मेरा सवाल जो है पालाराम जी, वो ये है कि इससे जाति को उभार नहीं मिलेगा क्या? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जाति में ही विवाह हो, जाति में ही, ये थोड़ा सा दोबारा से खाप पंचायतों वाला आपको नहीं लग रहा कि खाप पंचायतों जैसे साउंड कर रहा है कि एक वक्त आया था, दौर आया था जब खाप पंचायतों का खौफ कह लीजिए एक किस्म से था कि दूसरी जाति में शादी करेंगे तो खाप पंचायतें ऐसा एक्शन ले लेंगी। उन्होंने भी धीरे धीरे अपने विचार बदले, उन्होंने भी अपना ट्रैक माइल्ड किया। आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल खाप जो पंचायतें थी, मैं उन लोगों ने जो निर्णय लिया था कि अगर दूसरी कास्ट में लड़की शादी करती है, लड़का करता है, तो हम उनका विरोध करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन खाप
प्रधानों का और खाप वालों का मैं समर्थन करता हूं। मैं उनके पक्ष में पहले भी था और मैं आज भी हूं, क्योंकि मेरे तो विचार हैं कि हमें अपने समाज के अंदर ही रिश्ते बनाने चाहिए, बेटा बेटी के, अदर समाज में नहीं। हमारी संस्कृति को हमें रखना चाहिए। हमारी संस्कृति क्या है? अगर मैं पीछे की बात करूं, राजपूत की या कोई और जो बड़े बड़े मतलब देश के अंदर एक से एक रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़ी बड़ी जातियां, तो उनमें भी क्या था? पहले क्या था? राजे महाराजों के स्वयंवर होते थे, वो स्वयंवर के अंदर जीत के लेके जाते थे। वो उस टाइम का दौर कुछ और था, आज का जो दौर कुछ और है, आज की सदी कुछ और है। स्वयंवर में जो जीत के ले रहे हैं, देखिए नारी कोई वस्तु तो है नहीं कि जीत के ले जाएं, है ना। उनके भी अपने भावनाएं हैं, इमोशन हैं, वो भी हैं। और जिस तरीके से अभी राजनीति है मौजूदा दौर की, और आप चेयरमैन पद के लिए चुनाव में जाने की तैयारी में हैं, ठीक है, आपका ज़्यादातर वोट बैंक अभी भी जो है मौजूदा युवा है। तो युवाओं को आप कैसे समझाएंगे इस मामले को कि जाति व्यवस्था बनी रहे, जाति बनी रहे, और औरत जो है वो मतलब दोयम दर्जे की भी ना हो, उसको बराबर का दर्जा भी मिले, और युवा जो है अपने खुल के मन की भी कर सकें? आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, आज का जो युवा है, आज का युवा काफी समझदार है जी। युवाओं ने अपने आप को चेंज किया है। युवा आज सोचने लग गया है कि मेरा भविष्य क्या है, मुझे कैसे चलना चाहिए, और किस तरह से मुझे अपनी बहन, अपनी माँ, अपने चाचे ताऊ, अपनी चाची से किस तरह से हमें बात करनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके समाज के अंदर चेंजिंग आ रही है। आज का युवा आगे बढ़ रहा है। आज का मेरे साथ बहुत युवा जुड़े हुए हैं। युवा आगे बढ़ रहा है, मैं युवा उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जातिवाद वाली दिशा नहीं, जो युवा है या उसके अंदर जाति बढ़ रही है। युवा तो जो मेरी जहां तक समझ है, आज युवा एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है। एजुकेशन को युवा बढ़ा रहा है। आज अंबाला रोड पे अनगिनत लाइब्रेरियां हैं, उनके अंदर से हम देखते हैं सैकड़ों युवा निकलते हैं अपनी एजुकेशन को लेके। तो आज का युवा एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरी अपनी तो सोच ये है। अच्छा, आपने किसान की बात करी, आपने कहा कि किसान परिवार से आप आते हैं, आपकी जमीन है। आज जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो आज किसान आंदोलन को पूरे 7 महीने हो चुके हैं, ठीक है। आप किसान परिवार से आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसानों का मांगे जायज़ है, किसानों का दर्द जायज़ है, या सरकार ठीक कर रही है किसानों के साथ? देखो, किसान जैसे और सरकार की आपने बात करी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, किसान के ऊपर पूरा देश निर्भर है जी। किसान के बगैर हम एक कदम नहीं चल सकते। किसान के खेत में अच्छी फसल होगी, आड़ती के दुकान पे आएगी, आड़ती की दुकान पे काम करने वाला जो पलेदार है उसके घर में चूल्हा जलेगा, आड़ती के घर में चूल्हा जलेगा, फिर वो फसल बिक के पैसा आएगा, फिर मंडी में जो किराने का दुकानदार है, चीनी वाला दुकानदार, यानी कि सबका चूल्हा किसान के वहां से स्टार्टिंग होती है। तो 7 महीने की आपने बात करी, बिल्कुल ठीक है। तो इस बात को नहीं, आपको लगता है कि 7 महीने बहुत हो गए किसानों को बैठे हुए? बहुत हो गए। और वार्ता जो है सरकार नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने एक बार भी नहीं बोला। मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी गुदड़ी को देख के ही पैर पसारता हूँ। देश के किसानों को भी और देश के प्रधानमंत्री को भी इस विषय के ऊपर सोच विचार करके, मेरी अपनी, मैं तो आपके चैनल से पहले बोल चुका हूं कि हर घर के अंदर दीप जगना चाहिए, किसी के घर में अंधेरा ना हो। तो इस विषय के ऊपर बैठ के जितनी जल्दी हम डिसीजन ले पाएंगे, देश का भला होगा, किसान का भला होगा, सबका भला होगा। मतलब इस पे हमें बहुत जल्दी बैठ के सरकार को भी और किसानों को सोचना चाहिए और इस बात का निर्णय निकाल लेना चाहिए। नहीं, किसान तो बैठना चाह रहे हैं, किसान मांग भी कर रहे हैं सरकार से लगातार कि वो बातचीत का दौर फिर से शुरू करें जी। लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से सरकार चल रही है, ठीक है, और सरकार में सब निर्णय जो है 2 ही लोग लेते हैं, चाहे मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी से बातचीत भी हुई किसानों की, वहाँ से वार्ता का दौर टूट गया। किसानों के खाते में हमारी सरकार ने सभी के खातों में पैसे डाले हैं, ये भी पहली बार हुआ है। हमारी सरकार किसान का बुरा नहीं चाह रही है, कहीं न कहीं। मैं नहीं कह रहा कि सरकार का बुरा चाह रही है, मैं कह रहा हूँ कि किसानों को कैसे समझाया जाए
किसानों के साथ बैठ देखिए आप अभी चेयरमैन किसानों के साथ बैठ के वार्तालाप करनी पड़ेगी। कई बार पता क्या होता है, आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, हम कोई काम करना चाहते हैं, कई बार तो एक दिन में ही सेटिंग आ जाती है, कई बार अरसा बीत जाता है उसके बाद आ जाती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी ही जो हमारे किसान भाई हैं, हरियाणा का जो किसान है वो बड़ा समझदार है, तो मेहनती है। ये सेटिंग कहाँ से आनी, मतलब किसानों की तरफ से आएगी या सरकार की तरफ से सेटिंग आनी है? देखो, मैं दोबारा फिर कहूंगा कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं इस विषय के ऊपर कोई बात बोल पाऊँ। नहीं, मैं आपसे विषय नहीं, कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप चेयरमैन का इलेक्शन में जाएंगे। हाँ जी। और चेयरमैन इस बार डायरेक्ट चुनाव होना है, इस बार आपको डायरेक्ट जनता के बीच जाना है जी। इस बार ऐसा नहीं है कि वहां से नगर पार्षद चुन के आएंगे, प्रतिनिधि चुन के आएंगे, फिर आपको चुनेंगे जी। इस बार ऐसा नहीं, इस बार आप डायरेक्ट जनता के बीच जाएंगे जी। तो जनता को आपको सवाल फेस भी करना पड़ेगा और उनका जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं उसी लिए पूछ रहा हूँ कि जनता में आज जैसे 7 महीने पूरे हो गए जी, आज किसान धरना दे रहे हैं और पूरे शक्ति प्रदर्शन में कर लगे हुए हैं जी, तो उस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप जनता के बीच जाएंगे और जनता आपसे सवाल करे कि आप मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं जी, मोदी जी, और फिर आप एक तरफ जाति व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं जी, तो ये दोनों थोड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है जी। और फिर किसानों वाले मामले पे भी जो है आप कह रहे हैं कि आप उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन आपसे कोई तो आश्वासन चाहेंगे ना। नहीं, जिस लेवल का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी, मैं नगर परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो नगर परिषद के अंदर जो नगर परिषद के दायरे के अंदर जो काम आएंगे जी जी, जो काम होंगे तो लोग मुझे उसी बात के ऊपर पूछेंगे ना जी, मैं उस बात का जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो नगर परिषद में आपने अपना एजेंडा बताया, नगर परिषद में जिस तरीके से भ्रष्टाचार आता है, जैसे जैसे विकास का आगे बढ़ता है पहिया, तो भ्रष्टाचार के आरोप भी साथ साथ चलते हैं, ठीक है, इस पर आप क्या कहेंगे? जब से प्रभु ने सृष्टि रचाई है ना, अगर मैं बात करूं पिछले जो दौर गुजरे हैं, ये भ्रष्टाचार तो तभी से चला हुआ है, कभी ये कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, पीछे 10 साल सेंटर के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार के अंदर सेंटर के अंदर ऐसा ही कोई मंत्री बचा होगा जिसने करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले ना किए हों। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है देश के अंदर, आप लोगों के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से, आप मुझे एक भी कोई घपला बता दो। केंद्र का पूछ रहे हैं? केंद्र सरकार के अंदर किसी मंत्री ने कोई घपला नहीं। पिछली 10 साल जो कांग्रेस की सरकार गई है तो उसके अंदर कितने आरोप लगे हैं, कितने घपले हुए हैं। इसी तरह से जो प्रदेश की सरकार है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हैं मनोहर लाल खट्टर जी, तो वो एक ईमानदार की मिसाल है, ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, गरीब आदमी को, जिन परिवारों को कभी ये उम्मीद नहीं थे कि हमें नौकरी मिल जाएगी, उन परिवारों को नौकरी मिली है। सही बात। आपने बात करी घोटालों की और आरोप की, ठीक है, आरोप खैर केंद्र सरकार पर भी लगे, मगर वहाँ नहीं जाएंगे हम। राफेल घोटाले के आरोप लगे और भी कई तरीके के आरोप लगते रहते हैं। हरियाणा सरकार की आपने बात करी, हरियाणा के पे आ जाते हैं। आज सुबह ही हम रामपाल माजरा जी के पास से उनसे बातचीत करी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हरियाणा में कोरोना काल में शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, ये भी आरोप। और आरोप तो स्वयं लीलाराम गुर्जर जी ने भी लगाए। कैथल की अगर हम बात करें, आपके कार्यक्षेत्र पे आ जाएं तो वो तो अपनी अपनी उनकी अपनी राजनीति है, वो किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से वो बोल रहे हैं। मैं जो अपनी बात है, जो मेरी अपनी समझ की बात है, वो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाह रहा हूँ। आपने नगर परिषद की बात करी थी, नगर परिषद के अंदर ठीक है पीछे गड़बड़ हुई है, घपले हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने गड़बड़ और घपले किए हैं तो चाहे उसके अंदर मैं भी क्यों ना जाऊं, सजा तो मिलती है। बिल्कुल। तो कहते हैं कि 100 दिन चोर के 1 दिन शाह का, तो ये तो कहावतें हैं भाई साहब। अच्छा, एक आखिरी सवाल है हमारा कि जिस तरीके से अभी इलेक्शन डायरेक्ट होगा, आप इसको कितना अच्छा बदलाव मानते हैं? मतलब ये बदलाव कितना सही है? ये आसान रहेगा पहले से या थोड़ा मुश्किल होगा? ये बहुत बढ़िया है। सरकार ने जो डायरेक्ट चुनाव कराने का निर्णय लिया है तो मैं इसकी सराहना करता हूं, क्योंकि पहले क्या होता था, जो एमसी थे, एमसीओ की भी बेचारों की दुर्गति होती थी, कहीं ना कहीं वो भी फंस जाते थे किसी के झांसे के अंदर आके। तो अब ये जो डायरेक्ट हुआ ना, ये बढ़िया है। इसमें पूरे शहर को जिसके ऊपर विश्वास होगा भाई ये व्यक्ति अच्छा काम करेगा, उसमें कोई भी हो सकता है, उस व्यक्ति को सरकार पब्लिक जनता वोट दे देगी। चलिए ठीक है पालाराम जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका
आपने हमसे बात की। तो दर्शकों, हमारे साथ थे पालाराम सैनी जी। पालाराम सैनी जी ने अपना शहर के लिए एजेंडा बताया और बताया कि किस तरीके से वो अगर चुन के आते हैं तो काम करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने विचार भी रखे कि उनकी किस तरीके के विचार हैं और किस तरीके से वो शहर के विकास के लिए सोचते हैं। आप भी अगर ऐसे ही असली खबर चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें। धन्यवाद।